तो हम पहुंच गए आपका पेज नंबर 6 पर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। ठीक है, तो वेव्स की क्या प्रॉपर्टी है? बाकी बच्चे क्यों नहीं आए? आ रहे हैं, ठीक है। जब भी आपको वेव कहा जा रहा है तो आपके जहन में पानी में बनने वाली वेव्स होनी चाहिए, वो वाली नहीं जो किनारे पे बन रही हैं। किनारे पे तो वो ख़त्म हो रही हैं आपकी वेव्स, वो लहरें हैं। बात हो रही है मौजों की। लहरों में और मौजों में फ़र्क है। लहरें मौजों का इख्तिताम होती हैं, सही है। तो पानी में जो बनने वाली वेव्स हैं, इसके लिए आप जो है एक प्रैक्टिकल भी जहन में रख सकते हैं, उसको कहते हैं रिपल टैंक। क्या कहते हैं? रिपल टैंक क्या होता है? रिपल टैंक के अंदर एक शीशे का एक छोटा सा टैंक होता है जिसमें पानी भरा होता है, और एक जगह पर एक मशीन लगी होती है, वाइब्रेट कर रही होती है, जो क्या बना रही होती है? वेव्स बना रही होती है। और उसमें ऊपर आप बल्ब भी लगा देते हैं, तो जो बल्ब होता है ना, उससे रोशनी जाती है, वो जो वेव्स बन रही होती हैं, उस रोशनी को उस वेव से गुजार के नीचे ज़मीन पे आप जो कुछ हो रहा है उसे देख रहे होते हैं। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। क्या होता है इसमें? एक शीशे का टैंक होता है, जैसे आपका एक्वेरियम हो गया। एक्वेरियम तो बहुत ऊंचा हो गया ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1 फीट ऊंचा, लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, ऊंचाई सिर्फ कितनी है? 1 फीट ऊंची है। ठीक है, ऐसे आपने एक टैंक बना लिया, उसमें पानी भर दिया, और उसके एक साइड पे क्या लगा दिया? वाइब्रेटर, जो क्या करेगा? उसमें वेव्स पैदा करेगा। और उसके ऊपर क्या लगा दिया? एक बल्ब। वो बल्ब की रोशनी कहाँ जा रही है? पानी में से गुजर के कहाँ पहुँच रही है? नीचे। टेबल पे रखी हुई वो आपने, तो नीचे जो है वो लाइनें बनती हैं। जैसे जैसे यहाँ लहरें जाती हैं ना, वैसे वैसे वहाँ नीचे क्या जा रही होती है? साया जा रहा होता है, रोशनी का साया डिफाइन हो रहा होता है। तो इस तजर्बे में हम वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। इसमें से पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या से मुराद ये है कि जब वेव सफ़र करती है किसी भी मीडियम में, और जब आगे जाके किसी चीज़ से टकराती है तो टकरा कर वापस होती है। वेव का टकरा कर वापस होना, इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, पकड़ पा रहे मेरी ये बात? जैसे रोशनी है, सही है, हम बाहर खड़े हो जाएं आईना लेके, तो सूरज की रोशनी कहाँ पड़ेगी? आईने पे। तो आपको पता, आईने पे पड़ के टकरा के वापस होती है। बच्चे खेलते हैं ना अक्सर, बाहर से रोशनी अंदर मार रहे होते हैं, तो रोशनी अंदर कैसे आती है? रोशनी सीधी आईने पे पड़ती है, और आईने से रिफ्लेक्ट होकर हमारे घर के अंदर दाखिल होती है। तो रोशनी भी क्या? एक वेव है, सही है। या कोई सी भी वेव्स जब सफ़र कर रही हो, अगर वो रास्ते में किसी चीज़ से टकराएगी तो टकरा कर क्या हो जाएगी?
वापस हो जाएगी। सही है, वेव्स का टकरा के वापस होना। ठीक है, अब जैसे ये वेव्स बन रही हैं, ये रिपल टैंक में ये वाली वेव्स बन रही हैं। ठीक है, हम क्या करें, इसकी दीवार ऐसे बनाएं तो ये वेव टकरा के क्या होगा, ये वापस निकलेंगे इस तरफ। समझ में आ रही बात आपको? ये वेव्स रिपल टैंक में बन रही हैं पानी की। जब ये जाएंगी और आपने ऐसे दीवार लगा दिया तो ये सारी वेव्स इस दीवार से टकराकर इस तरफ निकल आएंगी। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। वेव्स में रिफ्लेक्शन की एबिलिटी होती है, वो किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है। ठीक है, देखो जैसे आवाज़ की भी वेव है, हम जो बोल रहे हैं ये भी आवाज़ है, इसकी भी वेव्स है, हवा में वाइब्रेशन हो रही है और एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह पे जा रही है। जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना, तो ये मेरी बात ऐसे जाके दीवार से टकरा रही है और टकरा के वापस भी आ रही है। इसी वजह से गूंज पैदा होती है। आपने देखा होगा फिल्मों में, पहाड़ी इलाके में खड़े हो गए और वहाँ आवाज़ लगा रहे हैं, सपना, फिर वापस आवाज़ आ रही, सपना सपना, ऐसे। तो ये क्या पैदा हो रहा है? ईको। ये ईको क्यों पैदा होता है? आवाज़ आती है, जाके किसी पहाड़ से टकराती है, तो टकरा के वापस आती है। तो वेव्स का किसी सतह से टकराकर वापस होने की जो उसमें एबिलिटी है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। चाहे वो पानी वाली वेव्स हों, चाहे वो आवाज़ वाली वेव्स हों, चाहे वो कौन सी वेव हो, रोशनी की वेव्स हों। मैग्नेटिक वेव की बात नहीं हो रही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकरा के वापस नहीं होती। सही है, ये कौन सी वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स हैं। आपको मैंने पढ़ाया था इससे पहले क्लास में कि वेव दो तरह की होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो बात हम कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, ये कौन सी वेव्स में होता है? ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं उसमें होता है। ये बात के लिए पहली प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अच्छा, इसमें एक बात और भी सुन लेना चाहिए आपको, वो ये कि जिस सतह के परपेंडिकुलर से जो एंगल बनाते हुए वो टकराती है, वही एंगल बनाते हुए वो वापस निकलती है। सही है, जो एंगल बनाते हुए वो सतह से टकराती हैं, उसी एंगल को बनाते हुए, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक आईना है और रोशनी यूँ आ रही है ऐसे, जब आईने से टकराएगी, ये आईने का परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ जो एंगल बनाएगी, जब ये निकलेगी तो इस परपेंडिकुलर के साथ वही एंगल बना के निकलेगी। ये रोशनी आई थी सूरज से, ये टकराई किससे? आईने से, और टकरा के अब कैसे निकलेगी? इस आईने के परपेंडिकुलर से जो एंगल बना रही थी, आईने के परपेंडिकुलर से वही एंगल बनाते हुए अब ये वापस निकल जाएगी। समझ में आ रही? यानी सतह के परपेंडिकुलर से, ये सतह है और ये मैंने क्या बनाया इसका? परपेंडिकुलर। तो ये रोशनी आई, इस वाले एंगल से टकरा रही है, तो जब जाएगी तो किस एंगल से जाएगी? उसी एंगल से जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के अंदर रोशनी या कोई भी वेव ये उसूल फॉलो करती है कि पहली बात कि वो किसी सतह से टकरा के वापस होती है। दूसरी बात, उस सतह के परपेंडिकुलर से जो एंगल बनाकर टकराती है, वही एंगल बनाकर वापस होती है, जाती है। ठीक है, ये है जनाब आपका रिफ्लेक्शन। अब हम आ गए रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से क्या मुराद है? रिफ्रैक्शन से मुराद ये है कि रोशनी जब किसी एक मीडियम से निकलकर दूसरे मीडियम में जाती है,
सही है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक तालाब है, उस तालाब में पानी भरा हुआ है, लेकिन आधा पानी है और आधा डीजल है। आधा पानी और आधा क्या है। अब आप यहाँ पानी के अंदर वेव्स बना रहे हो, पानी में वेव बन रही हैं, सही। अब ये आधा क्या है, पानी है, और आधा क्या है, डीजल है। ये वाटर है और ये क्या है, ऑयल है, फर्ज करें। अब वेव्स यूँ जा रही हैं ऐसे करके, सही है। ये पानी में वेव्स बन रही हैं अभी। अब ये वाली वेव्स जो एक मीडियम में हैं, अब कौन से मीडियम में जा रही हैं, दूसरे मीडियम में जा रही हैं। तो जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, तो जैसे यहाँ चलती हैं वैसे वहाँ नहीं चलती, स्लो हो जाएंगी, स्पीड कम हो जाएगी, ये एक अलग बात है। लेकिन इसकी वाज़ेह अलामत ये है कि ये अपने परपेंडिकुलर की जानिब झुक जाती है। ये परपेंडिकुलर है, ये देखें, सही है। तो अब ये सीधी जाने के बजाय ऐसे हो जाएंगे, रास्ता बदल लिया। ये कौन सा मीडियम है, वाटर, और ये कौन सा मीडियम है, ये लाइट मीडियम है, और ये डेंस मीडियम है। इसके मुकाबले में ज़्यादा गाढ़ा है, ये पतला है, ये गाढ़ा है। जब रोशनी लाइट मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता बदल लेती है। रोशनी नहीं, सॉरी, वेव। जब वेव्स लाइट मीडियम से डेंस मीडियम में जाती हैं तो वो रास्ता इख्तियार नहीं करती जो वो पहले वाले मीडियम में उन्होंने किया था, बल्कि वो अपने रास्ते को थोड़ा सा बदल लेती है। इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। वेव्स की ये वाली प्रॉपर्टी कहलाती है रिफ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? क्या जब वेव्स किसी लाइट मीडियम से डेंस मीडियम में दाखिल होती हैं तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। इस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, सही है। ये आपको नॉर्मली पानी में नज़र नहीं आएगा क्योंकि सारा पानी क्या होता है, एक ही मीडियम होता है। लेकिन ये वाज़े आपको नज़र आएगा रोशनी के मामले में। देखो, रोशनी ये जो हवा में चलती है, ये हवा लाइट मीडियम है, और रोशनी जब पानी में जाती है तो पानी रोशनी के मुकाबले में क्या है, डेंस मीडियम है। जब रोशनी पानी में जाती है ना तो आप हैरान होंगे, सीधी नहीं जाती। जैसे ये पानी है, फ़र्ज़ करें, ये क्या है और ये क्या है। अब रोशनी यूँ आ रही है ऐसे, तो ये इस मीडियम का परपेंडिकुलर है, इससे ये वाला एंगल बना रही है, ऐसे तिरछी आ रही है। उसूलन इसको जाना भी ऐसी चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती, ये अपना रास्ता बदल लेती है, ऐसे जाती है, सही है। हवा में रोशनी का रास्ता कुछ और है, और जैसी रोशनी पानी में जाती है वो अपना रास्ता बदल लेती है और परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाती है। इस फेनोमेना को आप क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो वेव्स की ये प्रॉपर्टी होती है। अब मैंने देखो यहाँ तुमको मिसाल किससे दी, रोशनी से दी। किससे मिसाल दी, रोशनी से दी। यहाँ मैं किसकी मिसाल दे रहा था, पानी की। पानी भी वेव्स है और रोशनी भी क्या है, वेव्स है, ठीक है। असल में क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, रिफ्रैक्शन। क्या होती है रिफ्रैक्शन? जब कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो अपना असल रास्ता बदल लेती है। इस फेनोमेना को आप क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, सही है। पानी में भी ऐसा होता है, रोशनी में तो बहुत वाज़ेह होगा, सही है। मैं अगर आपको दिखाऊं, पानी भर के लाएं गिलास,
देखें अगर गिलास पानी मिल जाए, एक गिलास पानी भरें, उस गिलास पानी के अंदर एक पेंसिल डालें और ज़रा उस पेंसिल को गौर से देखें। आप हैरान होंगे, आपको पेंसिल सीधी नहीं दिखेगी, पानी में कुछ और दिखेगी और पानी के बाहर कुछ और दिखेगी। हालांकि वो है एक ही सीधी, लेकिन आपको पानी में उसका जो डायरेक्शन है वो कुछ और हो जाएगी और रोशनी में उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी। इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों मीडियम में रोशनी एक जैसा मुजाहरा नहीं कर रही। सही। अच्छा, आवाज़ के मामले में भी ऐसा होता है। सही। पेंसिल है किसी के पास? ठीक है, अब हम इसको यूँ डाल दे रहे हैं। अब ज़रा आप सब लोग ना इस पेंसिल के यहाँ से इसको ज़रा देखने की कोशिश करें, हर बच्चा देखे। पेंसिल आपको सीधी दिख रही है, टेढ़ी दिख रही है? टेढ़ी। हालांकि पेंसिल टेढ़ी थोड़ी है, पेंसिल तो बिल्कुल क्या है, सीधी है। वो टेढ़ी क्यों दिख रही है आपको? असल में रोशनी पानी से जो आ रही है ना आपकी आँख में, वो कुछ और तरह रास्ते से आ रही है, और जो रोशनी से आ रही है आपके रास्ते में आँख में, वो किसी और मीडियम से आ रही है। तो हवा में से आने वाली रोशनी का रास्ता कुछ और है और पानी में से आने वाली रोशनी का रास्ता कुछ और है। इस वजह से आपको पेंसिल सीधी नज़र नहीं आती। ये बात क्लियर हो गई? ऐसे ही मामला साउंड का भी होगा। किसका होगा? साउंड का। देखो गर्मियों में तो अब तो खैर वो हमारे यहाँ पोल्यूशन इतना हो गया कि हमें बात सही से समझ में नहीं आती, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं, ठीक है, और सर्दियों के अंदर हवा के अंदर जब नमी होती है, ठीक है, उस नमी के अंदर जो आवाज़ चलती है वो, और जहाँ नमी नहीं है वहाँ से जो आवाज़ आ रही है, दोनों का रास्ता क्या होता है? चेंज होता है। क्योंकि वो वाली हवा जिसमें नमी नहीं है वो लाइट मीडियम है, और जब आवाज़ वहाँ से चलते हुए किसी ऐसे इलाके में दाखिल हो रही है जहाँ नमी ज़्यादा है, तो वहाँ पर मीडियम चेंज हो गया, तो जो आवाज़ का जो रास्ता होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस फेनोमेना को आप क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो वेव्स में बोला जाएगा कि रिफ्लेक्शन भी पाया जाता है और रिफ्रैक्शन भी पाया जाता है। एक तीसरी खासियत और है जिसे आप कहते हैं डिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन क्या है? जब जब वेव्स चलती हैं किसी मीडियम में और उसके रास्ते में आप रुकावट डालें, जैसे मिसाल के तौर पर ये पानी है, पानी की वेव्स आ रही हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर ऐसे रुकावट डालने के बजाय आधी रुकावट डालें। सिर्फ कहाँ रुकावट डालें? आधी यहाँ। तो आपके ख़्याल में यहाँ से जो वेव जानी चाहिए वो कैसी जानी चाहिए? उसूलन तो कैसे जानी चाहिए? और यहाँ से टकरा के वापस हो जानी चाहिए, ये सीधी जानी चाहिए। लेकिन आप हैरान होते हैं ये सीधी नहीं जाती, बल्कि ये अपने ये जो किनारा है ना, ये वाला, इस किनारे से आगे ये इस तरफ झुक जाती है। सही है। और अगर एक किनारा यहाँ लगा दें ऐसे, यानी आपने ऐसे गैप बनाया कि रोशनी, ये जो वेव्स आ रही हैं वो कैसे गुजरेंगी? इस खाली जगह से गुजरेंगी। तो आपके ख्याल में खाली जगह से जब वो गुजरेंगी तो सीधी जाएंगी? नहीं, वो सीधी नहीं जाएंगी, वो अपने इस किनारे से किनारे की तरफ झुक जाएंगे। यानी जो वेव्स ऐसे आ रही थी अब वो वेव्स कैसे जाएंगे? यूँ फैलेंगी। सही है। तो वेव्स के रास्ते में अगर आप कोई रुकावट डालते हैं
तो वेव्स उस रुकावट के किनारों से मुड़ जाती है। इस फेनोमेना को आप क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ रही बात आपको? जैसे हमने वेव आ रही हैं, ऐसे सीधी 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 आ रही हैं रिपल टैंक में, और हम बोलें इसके रास्ते में हम कोई ऐसा रुकावट डालें जिसमें एक सुराख हो, लकड़ी रख दें उसमें एक सुराख हो बीच में, तो सुराख से जो वेव निकलेंगी वो सीधी नहीं निकलेंगी, बल्कि वो कैसे निकलेंगी? फैली हुई सूरत में निकलेंगी। समझ में आ रही बात आपको? तो वेव्स जब भी किसी दर्ज में से गुज़रती है, शगाफ में से गुज़रती है, किसी रास्ते से गुज़रती हैं, तो जो उनका असल रास्ता होता है वो कुछ और होता है, और जब वो उस शगाफ में से गुज़रती है तो किनारों की जानिब मुड़ जाती है। वेव्स किसी भी रुकावट के शगाफ में से जब गुज़रती है तो वो सीधी नहीं गुज़रती, बल्कि किनारों की जानिब झुक जाती है। इस फेनोमेना को आप क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। सही है या नहीं सही है? ये मैंने अभी किस में बताया आपको? पानी में। अच्छा, रोशनी में भी ऐसा होता है? रोशनी में भी ऐसा ही होता है। रोशनी जब किसी सुराख में से गुजरती है तो सीधी नहीं रहती, बल्कि किनारों पर वो ऐसे मुड़ जाती है। इसकी सादा सी मिसाल ये है कि साया कभी भी शार्प नहीं होता। ये साया है, धूप है, कहीं पे भी आप गौर करें, साया और धूप है। मैं आपसे बोलूं धूप कहाँ ख़त्म हो रही है और साया कहाँ से शुरू हो रहा है, ये शार्प नहीं है, बल्कि ये क्या है? धुंधला है। जहाँ धूप है और जहाँ साया है, आप ये नहीं कह सकते यहाँ धूप 100% धूप यहाँ है और 100% साया है यहाँ, बल्कि वो ग्रे एरिया होगा। तो वो ग्रे एरिया होता क्यों है? देखिए, इसको समझिए। ये आपके पास रुकावट है, यहाँ से ये रोशनी आ रही है। रोशनी में दरअसल वेव्स है, अभी आगे किसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये रोशनी आ रही है, ठीक है। तो अगर ये मेरी स्क्रीन है, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर क्या बनना चाहिए? साया। और बाकी की जो रोशनी है वो सीधी जाएंगी, तो सीधी जाएंगी तो यहाँ क्या बनेगा? रोशनी। ये समझ में आ रही बात आपको? यहाँ क्या होगा? अंधेरा। और यहाँ क्या होगी? इसका मतलब इसका साया यहाँ बन रहा होगा। तो साया बिल्कुल शार्प नहीं बनेगा, बल्कि ये रोशनी हल्की सी यहाँ पे भी आ जाएगी, क्योंकि वो किनारे से जब गुजरती हैं तो क्या होती है? तिरछी होती हैं। तो ये जो साया होगा ना इसका, वो बजाय इसके कि ऐसे बने, वो इतना बने हुए होगा, और ये वाला जो एरिया होगा वो ग्रे होगा, जहाँ रोशनी भी होगी और साया भी होगा। कोई भी आप किसी भी साये को गौर से देखें, आप हैरान होंगे कि ये वाली बात पूरी हो रही, क्योंकि किनारों से जब वो आई है ना रोशनी, तो वो हल्की सी मुड़ी है। तो वो रोशनी जो किनारों से हल्की सी मुड़ती है, वो क्या पैदा करती है? वो वाला एरिया पैदा करती है जहाँ रोशनी भी होती है और अंधेरा भी होता है। जबकि यहाँ पर रोशनी नहीं पहुँची तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा? साया बनेगा। ये समझ में आ रही बात आपको? पानी में भी ऐसा होता है। पानी की जो वेव्स हैं वो भी जब किसी शगाफ से गुजरती हैं, सही है, तो वो सीधी नहीं गुजरती बल्कि फैलती हैं। आप कभी गौर करेंगे ना, समंदर के किनारे जाएं आप, तो जो चट्टान होती है जहाँ से पानी आता है, उस चट्टान के आगे गड़ा हो जाता गोल सा। कभी भी चट्टान के सामने सीधी नहर नहीं होगी, हमेशा क्या होगी? गोलाई होगी, क्योंकि जब वो चट्टान से पानी आके
उस दरज में से, उस शगाफ में से जैसे ही गुजरता है तो पानी क्या करता है, सीधा जाने के बजाय फैल जाता है। जैसे ही वो फैलता है तो वो दायरे की फॉर्म में वहाँ पर गढ़ा कर देता है। किसी भी जगह पर आप समंदर के किनारे जहाँ लहरें आ रही हैं, मौजें आ रही हैं, आप देखेंगे कि चट्टानों में जो दर्जें होती हैं, जब पानी उस दर्ज से जाता है तो अंदर जो है वो सीधी नहर नहीं होती, बल्कि हमेशा क्या होता है, गोल हिस्सा होता है, क्योंकि पानी सीधा जाने के बजाय पानी शगाफ से ऐसे टर्न हो जाता है। इस फेनोमेना को आप क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो वेव्स की 3 प्रॉपर्टी होती हैं, सही है। नंबर 1 रिफ्लेक्शन, नंबर 2 रिफ्रैक्शन, नंबर 3 डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वेव जाएगी किसी सतह से टकरा के उसी एंगल पर वापस हो जाएगी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसी रास्ते पर नहीं चलेगी, बल्कि अपनी डायरेक्शन को बदल लेगी, इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। और जब रोशनी या जब कोई वेव जा रही होगी और वो किसी शगाफ से गुजरेगी तो वो सीधी नहीं गुजरेगी, बल्कि किनारों की तरफ मुड़ जाएगी। इस प्रोसेस को आप, इस फेनोमेना को आप क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। ठीक है, रोकें ज़रा। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 7 पर ही है आपके पास वेव कैरेक्टरिस्टिक। इसमें से कई कैरेक्टरिस्टिक तो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं रिपीट करते हुए टॉपिक को इसके साथ लिंक कर दे रहा हूँ। तो जो वेव्स होती हैं उनकी कई खुसूसियात होती हैं। ये वेव है ना, तो इसमें वेव अपने असल मुकाम से जितने फासले तक उठती है ज़्यादा से ज़्यादा, या अपने असल मुकाम से जितने फासले तक नीचे गहराई में जाती है, या उसका जो क्रस्ट है और ये उसका क्या है, ट्रफ है, ये इसका फराज है और ये इसका क्या है, तो अपने असल मुकाम से कितनी ऊंचाई तक उठी है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं जी, ये वेव की कैरेक्टरिस्टिक है। हर वेव एक जैसी नहीं होगी। 2 वेव्स में फ़र्क जब आप करेंगे, भाई इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो आप बताएंगे भाई इसका एम्पलीट्यूड कुछ और है और इसका एम्पलीट्यूड कुछ और है। तो एम्पलीट्यूड को उर्दू में कहते हैं हीता। तो आप बस एम्पलीट्यूड याद रखें। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, एम्पलीट्यूड। इसको जाहिर किससे करते हैं आमतौर पर, नॉर्मली ए से जाहिर करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा 2 फराज के दरमियान जो फासला होता है उसे आप क्या कहते हैं, वेवलेंथ। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक वेव की होती है वेवलेंथ, और इसको जाहिर किससे करते हैं आप, लैम्डा से। और इसको मानते किस में, नापते किस में, मीटर में। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, सही है। 2 वेव्स में फ़र्क जब आप करेंगे, भाई इसमें क्या फ़र्क है, तो आप इसे बताएंगे इसका एम्पलीट्यूड कुछ और है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ और है, इसका वेवलेंथ कुछ और है, इसकी वेवलेंथ कुछ और है। क्लियर। और तीसरी चीज़ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, यानी ये 1 सेकंड में कितने चक्कर ले रही है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे जाहिर करते हैं, न्यू से, न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी इसकी होती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है, एक चक्कर मुकम्मल करने में कितना टाइम ले रही है वेव। एक चक्कर मुकम्मल करने में कितना टाइम ले रही है, इसे आप क्या कहते हैं, और इसको जाहिर करते हैं कैपिटल T से। ठीक है। यहाँ एक बात आपको समझना ज़रूरी है, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं,
1 सेकंड में कितने चक्कर ले रही है, और टाइम पीरियड कहते हैं 1 चक्कर में कितना सेकंड ले रही है। 1 सेकंड में कितने चक्कर, 1 चक्कर में कितने सेकंड, दोनों बातें एक दूसरे की उलट हैं। ये क्या बोल रहा है 1 सेकंड में कितने चक्कर लिए, ये क्या बोल रहा है 1 चक्कर में कितना सेकंड लिया। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उलट। यहाँ से हम कहते हैं कि टाइम पीरियड दरअसल उलट है फ्रीक्वेंसी का। ऐसे लिखते हैं हम, टाइम पीरियड बराबर होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के उलट के। ये मैंने फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखी है एफ की शक्ल में, इसको मुझे कैसे लिखना चाहिए, न्यू की शक्ल में। तो टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश में उलट को आप मैथ की ज़बान में क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोनों एक दूसरे, अच्छा यूँ भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यूँ भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। समझ में आ गई बात आपको। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम 4 कैरेक्टरिस्टिक अब तक पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। ठीक है, एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक और कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है, वो है स्पीड। वेव की स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है जी, यानी जब आप वेव को स्टडी करते हैं, 2 वेव्स को, तो आप बताते हैं यार ये वाली वेव की स्पीड ज़्यादा है और इस वाली वेव की स्पीड कम है। असल में जब आप कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो वो क्या खासियतें हैं जिसकी वजह से आप 2 चीज़ों को अलग अलग देख सकते हैं। इंसानों में भी ऐसा होता है ना, हम कहते हैं भाई इनकी खासियत ये है और इनकी खासियत ये है, वे दोनों में फ़र्क हम बताते हैं। भाई ये इनसे ये इस वजह से मुख्तलिफ हैं, इनका चेहरा गोल है, इनका चेहरा थोड़ा लंबूतरा है, इनके बाल सीधे हैं, इनके बाल घुंघरियाले हैं, इनका जो रंग है वो ज़्यादा साफ़ है, इनका रंग ज़्यादा साफ़ नहीं है। तो जब आप कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं तो वो बताने की वजह क्या होती है, आप 2 चीज़ों के दरमियान फ़र्क जानना चाहते हैं। तो 2 वेव्स के दरमियान फ़र्क का अंदाज़ा उन दोनों की स्पीड से भी होता है। और स्पीड के बारे में हमने आपके सामने एक डेरिवेशन की थी पूरी, वो इन्होंने भी की हुई है। कैसे, देखिए स्पीड क्या होती है, एस अपॉन टी। स्पीड क्या होती है, एस अपॉन नॉर्मल। 1 सेकंड में जो फासला तय कर रही है वेव। अच्छा, जो फासला वेव तय करती है उसको किससे ज़ाहिर करते हैं आप, वेवलेंथ से। एस की जगह आपने क्या लिखा, वेवलेंथ, और ये 1/t ऐसे आ गया 1/। और अभी हमने कहा 1/t किसके बराबर होता है, टाइम पीरियड का जो उलट होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो वेलोसिटी बराबर होती है किसके, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड के अंदर आपको ये बात भी फार्मूले की शक्ल में ध्यान में रखनी है कि v जो है वो बराबर होता है लैम्डा इंटू न्यू। ये एक कैरेक्टरिस्टिक और हो गई। उसके बाद आखिरी जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेव फ्रंट। वो क्या है, वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट क्या होता है, किसी भी वेव का वेव फ्रंट से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर हम ये छठी क्वालिटी या छठा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेव फ्रंट। रिपल टैंक के अंदर हम ऐसे बना रहे हैं वेव्स, सब एक जैसी बन रही हैं। तो ये जो आपके पास सबके
ठीक है। जब आप तालाब में पत्थर मारते हैं, तालाब के अंदर जो वेव बनती है वो कैसे बनती है, वो उनका वेव फ्रंट आप ऐसे ले सकते हैं गोलाई में, क्योंकि उनकी जो वेव जा रही है वो कैसे जा रही है, जो लाइन बन गई है वो सीधी लाइन नहीं जा रही, क्योंकि कैसी लाइन जा रही है, सर्किल के अंदर लाइन जा रही है। तो आप बोलेंगे कि ये जो वेव फ्रंट है ये सर्कुलर, समझाने बात, यानी वेव जब आगे चल रही है तो उसका जो फराज है ऊपर वाला हिस्सा तो आपको आगे चलता हुआ दिख रहा है। तो सारे फराज को अगर आप एक साथ जोड़कर अपने जहन में ले गए तो जो चीज़ आपके जहन में चल रही है उसे क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। ये बात क्लियर हो गई आपको। रिपल टैंक का वेव फ्रंट सीधा होगा, क्या वहाँ वेव्स कैसी बना रहे हैं, सीधी बना रहे हैं, क्योंकि तालाब के अंदर जो आपने पत्थर मारा है उसके नतीजे में जो वेव्स बन रही है उनका वेव फ्रंट सीधा, ठीक हो, ठीक।